ये तो आटा में से चाय जान के आराम से 10 से 12 के बीच में पच जाते हैं। अगर कुछ संजय जी को जय भीम दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम विशेष लाइव आएंगे, तो हम आ चुके हैं। तो जितने भी साथी अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो सभी इस लाइव को शेयर करते जाएं। होगा पार और मैं तो हमें जाता हूँ होगा बीमार हुए बने घर को पूरी में डाल ऑपरेशन वाला में ज़्यादा में काट ले जाओ काट के चला जाता ये सारी चीज़ काटना होता है कॉम्प्लेक्स तो नहीं इन से ये तो नहीं तो काट के सही नहीं दिखा वो तो कहता हूँ पूरी कटे कटाई के 8,010 रुपये उसमें सैलरी मिली। जय भीम दोस्तों, जैसा कि मैंने आज बोला था कि मैं विशेष लाइव आऊँगा, तो आज मैं लाइव आ चुका हूँ। मैंने इसलिए बोला था आप सभी के लिए, वो भी सारी बातें बताएंगे। हम आज किस विषय पे हम बात करने वाले हैं, किस विषय पे हम बात करेंगे। जितने भी साथी हैं कृपया लाइव को शेयर करते जाएं, जिससे कि जितने भी साथी हैं वो मतलब लाइव को शेयर करते जाएं, जिससे कि हमें भी पता चलता जाए कि कितने साथी इसमें जुड़ते गए हैं। हमारे एक भाई जुड़ गए हैं इसमें। जितने भी भाई हैं लाइव को शेयर करते हैं एक बार। बुद्धिलाल जी जय भीम, और आर के खन्ना जी इंडोन सिटी से जय भीम भाई साहब। जितने भी साथी और भी जुड़ते जा रहे हैं वो सभी कमेंट करते जाए, जिससे कि हमें पता चलता जाए कि कौन कौन भाई हमसे जुड़ गया है। बोले सोनी जय भीम भाई साहब, अंकेश कुमार जय भीम भाई साहब, रंजीत जोनवाल जय भीम भाई साहब। जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट करते जाएं, जिससे कि हमें पता चले कि कितने साथी हमसे जुड़ रहे हैं। जितने भी साथी जुड़ते जाएं वो कमेंट करते जाएं, जिससे कि हमें पता चले कि कितने साथी अभी जुड़ रहे हैं। हाँ, विक्रम सिंह जय भीम भाई साहब, उग्र सेन जय भीम भाई साहब। जितने भी साथी हैं वो जुड़ते जाएं, जिससे कि हमें पता चलता जाए। मैं अपनी बात रखने से पहले अपने सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। आज इस विशेष लाइव आने का मकसद यह था कि हमने एक घोषणा की थी कि हम 10 तारीख को अपने साथियों के साथ जयपुर से दिल्ली जाएंगे। तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम हैं, इस वजह से हम सभी साथी अलग अलग जगहों से एक साथ यहाँ नहीं आ पा रहे थे। तो जिस वजह से जितने भी साथी होंगे वो अपने 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 स्थानों से दिल्ली के लिए 11 तारीख को ही रवाना होंगे। उनसे भी हम बात कर लेंगे बहुत जल्द इस बात पे। और जितने भी साथी यहाँ जयपुर आने के लिए बोल रहे थे, अब उसको हमने उस चीज़ के लिए मना कर दिया है। जितने भी साथी हैं उनसे भी और भी मना कर दिया जाएगा, इस लाइव के द्वारा भी मना कर दिया गया है। तो हम सभी से ये बात कहना चाह रहे थे कि हमारा मकसद ये था कि हम जयपुर से जो पॉइंटिंग एरिया शहर हमने 10-12 शहर चुने थे उनमें पैदल यात्रा निकाली जाए, लेकिन उस संदर्भ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी। तो इस वजह से उस चीज़ के लिए हमने उसको तो हटा दिया है, लेकिन
जो मतलब और भी साथी थे उस चीज से संबंधित हमारे लिए कमेंट कर रहे थे, तो उन सभी साथियों के लिए हमने कहा है कि अब हम सभी साथियों से ट्विटर हैंडल पे 10 तारीख को शाम को ट्वीट करवाएंगे सभी से कि अपनी टीम कहाँ कहाँ से जा रही है दिल्ली के लिए। ट्विटर हैंडल पे एक ट्रेंड सा चलना चाहिए अपने सभी क्षेत्रों से, जहां जहां से मेरी लाइव को जो भी व्यक्ति सुनेंगे या फिर जो भी भाई मेरी लाइव को देखेंगे, उन सभी के लिए ये मेन चीज होनी चाहिए। मकसद 11 तारीख को 11 सितंबर दिल्ली जाना, जो कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया था कि दिल्ली हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम जाएंगे। तो उसी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान को संविधान लीला करने के लिए हम पहुंच जाएंगे। जहां तक कि हमारे जितने भी लोगों से हमारे संपर्क हो पाए हैं उन सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और जहां तक कि हमारे पास 30 से 40 लोगों के कांटेक्ट भी थे हमारी उस रैली के लिए, लेकिन अभी हमने उनसे मना कर दिया है कि अब जो रैली है वो सीधा वहीं पर दिल्ली में ही पहुंचेगी। कई सारी प्रॉब्लम थी उनको भी हमने देखा इस वजह से। और जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दिल्ली आने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई का एक और इतिहास रचा जा सके दिल्ली में, और एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में हो, जिससे कि हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन का निष्कर्ष निकाला जाए। जो सरकार ने वर्गीकरण कोर्ट के द्वारा करवाया है उसका भी समाधान किया जा सके, जिससे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ भी मजबूत होंगे और सरकार को ये एहसास भी होगा कि हाँ कोई है जो मतलब अब दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है और उनके हक और अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महसूस होना चाहिए उन्हें। और भाई चंद्रशेखर आजाद कितने मजबूत हैं वो आप सभी के वजह से हैं, जितने भी मजबूत हैं उनको भी आपने देखा, और आने वाले भविष्य में किस तरीके से वो अपना संघर्ष करेंगे, चाहे वो किसी भी मामले में हो, अपना संघर्ष वो बरकरार रखते हैं। और इस संदर्भ में जितने भी साथी हैं उन साथियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 11 तारीख को 11 सितंबर को दिल्ली ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे कि हमारे हक और अधिकारों पर जो कानूनी तरीके से वार किया जा रहा है उससे हमें बचाया जा सके। जो वर्गीकरण हो रहा है, दो भाइयों को अलग अलग बांटा जा रहा है, बहुजन समाज को तोड़ा जा रहा है, उसको नहीं तोड़ा जाए। हम सब भाई एकजुट रहें और एक साथ मिलकर के रहें। इसके लिए हमें संघर्ष तो करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा संघर्ष बरसों से रहा है। हम जब से संघर्ष किया है, हमने जीवन में फुल संघर्ष किया है। बहुजन समाज एक ऐसी समाज है जो संघर्ष करके ही आगे बढ़ी है। जितनी भी समाजों ने संघर्ष किया है बहुजन समाज में वो बहुत ही यादगार है, और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने भी संघर्ष किया है वो भी ऐतिहासिक है, और आगे भी बहुजन समाज जो संघर्ष करेगी वो भी ऐतिहासिक ही रहेंगे। और बहुजन समाज का तो एक प्रतीक चिन्ह सा बन गया है संघर्ष करना, क्योंकि कहीं कहीं सभी लोग अपने अपने तरीकों से बहुजन समाज पर अत्याचार करते हैं। इसके लिए आप सभी संघर्ष भी करते हैं और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। आप सभी का भी संघर्ष जारी है, हमें पता है। आप हर जगह अपने संघर्ष को मजबूती से दिखाते हैं, सरकार को घुटनों के बल लाते हैं। इस संघर्ष की वजह से ही और एकजुटता संगठन की वजह से ही हम मजबूत हैं। आज जो सरकार है हमारे खिलाफ फैसला लेने से पहले 100 बार सोचती हैं,
वो सिर्फ इस वजह से है कि हम जो काम करते हैं वो संगठन मजबूत है। जो संगठन चल रहा है वो बहुत ही मजबूती से अपना काम कर रहा है। इस वजह से जितने भी हमारे संघर्ष हैं वो बरकरार हैं। और मैं आज एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर भारत देश में कोई अगर सही तरीके से शासन चला सकता है, दलितों का दुख अगर कोई समझ सकता है तो एक दलित ही है। और जिस दिन एक दलित व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन वाकई में देश का विकास होगा, क्योंकि दलितों में समानता और भाईचारा, बंधुता और एक कानून प्रक्रिया को चलाने की पूर्ण क्षमता होती है। जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हुए हैं उन्होंने समानता की बात कही है और समानता रखते भी हैं अपने अंदर, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। हमारी मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी ने भी यूपी में जब शासन किया था तो यूपी में शासन की एक लहर आ गई थी, उन्होंने समानता का बहुत अच्छे से परिचय दिया था। उसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद भी अब वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो, बहुजन समाज की अच्छे से भागीदारी हो, उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। इसी को बहुजन समाज याद रखती है, क्योंकि बहुजन समाज की नीति ही सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की होती है। बहुजन समाज ने हमेशा किसी को पीछे नहीं छोड़ा है, हमेशा जहां जब जरूरत पड़ी है वो देश के लिए हमेशा खड़ी मिली है। बहुजन समाज एक ऐतिहासिक काम करने में रही है हमेशा, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिनका इतिहास होता है। बहुजन समाज का बहुत अच्छे से इतिहास है। जिन व्यक्तियों को अगर पढ़ना हो तो बहुजन समाज का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, अगर वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, काशीराम फूले पेरियार, ललित सिंह यादव जैसे महान व्यक्तियों को, और भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान व्यक्तियों को विचारधारा को पढ़ेंगे तो वाकई में जो उनकी विचारधारा है वो बदल जाएगी। क्योंकि मुझे एक चीज याद आती है कि भगत सिंह ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता, तो उन्होंने विशेष रूप से लिखा है, उसमें अपनी सारी बातें लिखी हैं कि किस तरीके से हम, वो क्यों भगवान को नहीं मान रहे थे, वो सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। क्योंकि जो सवाल उन्होंने किए हैं अपनी बुकों के, जो तार्किक बात कही है वो उनकी वाकई में दिखती है और विज्ञान भी कहती है और सभी लोग कहते हैं। देखो, महान पुरुषों ने एक बात कही है कि जो तर्क करना नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता है। तो तर्क करना जितना भी अच्छा होगा वो तर्क करना सीखिए, तार्किक बनिए जितनी भी। अब उन्होंने भगत सिंह जी ने कहा था, क्योंकि उनके लोगों ने कहा था कि भगत सिंह ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता, ना ही किसी गुरुद्वारे वगैरह में नहीं जाता है। तो उनके लोगों ने उनसे पूछा कि आप भगत सिंह जी, आप भगवान को क्यों नहीं मानते, तो उन्होंने वाकई में तार्किक बातों से उन्हें प्रभावित किया कि हम भगवान को इसलिए नहीं मानते कि क्या भगवान को हमारे लोगों पर हो रहे अत्याचार को दिखाई नहीं देता, क्या भगवान हमारे लोगों पर अत्याचार होने पर उनकी मदद नहीं करता। ऐसी तमाम बातें कही उन्होंने जिनसे सारे लोग प्रभावित हुए। और उन्होंने जब उनको फांसी लगने जा रही थी तो उस टाइम पर भी उनसे कहा था कि भगत सिंह अब तो भगवान का नाम ले ले। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ना तो तुम्हारे भगवान पे मुझे पहले विश्वास था, ना तुम्हारे भगवान पे अब विश्वास है, और ना ही तुम्हारे भगवान पे आगे विश्वास होगा। क्योंकि उनकी तार्किक जो बातें थी वो प्रभावित करती हैं एक जीवन में। और जिन्होंने जो इतनी युवा अवस्था में इतना ऐसा बलिदान देने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो भगत सिंह है, जो युवाओं में एक जुनून पैदा करता है, युवाओं को एक अलग ही दिशा देने का काम करता है। जो जोश आता है युवाओं में वो भगत सिंह को प्रभावित करता है। भगत सिंह को अगर कोई युवा पढ़ ले तो वाकई में एक अच्छी वो
ऊर्जा मिलेगी उसे। तो ऐसा ही कुछ सारी चीजों पर ध्यान देना अच्छी बात रहती है। मेरा अभी तक कोई भी कंट्रोवर्सी में पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही मैं इन चीजों में पढ़ना चाहता हूँ। मेरा तो मकसद ये है कि हमें अपनी समाज की अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर मेरे और मेरे देश में से अगर मुझे कोई चुनना पड़ा तो मैं पहले अपने आप को प्रायोरिटी ना देते हुए अपने देश को प्रायोरिटी दूंगा। अगर वहीं पर मेरे देश और मेरी समाज में से अगर किसी को मुझे चुनना पड़ा तो मैं पहले अपनी समाज को अपने सर्वोपरि रखूंगा, अपनी समाज को चुनूंगा। क्योंकि समाज एक ऐसा हिस्सा है जो आपको महसूस कराती है, हर एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करती है। सामाजिक संगठन होने चाहिए, इस पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में भी संगठन बनाने के लिए सारी चीजें प्रक्रियाएं बनाई। उन्होंने एक ऐसा बेहतर संविधान बनाया कि जिससे कि विदेश में भी लोग उनकी चर्चाएं करते हैं कि भारत का संविधान अगर सही रूप से पूरे विश्व में भी लागू कर दिया जाए तो पूरे विश्व को भी विकसित होने में 5 साल लगेंगे। क्योंकि किस तरीके से संविधान में सारी चीजें बताई गई हैं, न्यूनतम स्तर से अगर कोई भी विकास किया जाना चाहिए तो अगर संविधान में 5 साल के अनुसार अगर कोई ढंग से विकास करता है तो मैं वाकई में कह देना चाहता हूं कि विकास हो जाएगा देश का। वो इस प्रकार कि देखो, आपके गांव में वार्ड पंच सरपंच विकास करेंगे, प्रधान एमएलए एमपी, फिर उसके बाद में और भी सारी चीजें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो भी मेंबर हैं वो आपकी विधानसभा की आवाज उठाते हैं, सांसद अपनी विधानसभा की और लोकसभा की आवाज उठाते हैं, एमएलए भी अपने विधानसभा की आवाज उठाते हैं। तो विधान गांव स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक और फिर ऊपर मंत्री भी होते हैं, मंत्रियों के फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य को फिर राज्यपाल, फिर राज्यपाल पे से फिर मतलब देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री में भी देश के मंत्री होते हैं। तो किस तरीके से एक तरीके से चैन से बंधे हुए हैं, फिर भी हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। आज की जो सरकार है वो सरकार वाकई में इतने घोटालेबाज सरकार है, मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि जहां से देखो, जहां एमपी का मामला सामने आता है वहां पर शिवराज सिंह जो सीएम थे उनके समय पे बहुत सारे घोटाले हुए थे। अभी भी कई सारी जगह देखने को मिलती हैं, सड़कें उधेल रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, कई जगह पर अपराध बढ़ रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं देश में मतलब आए दिन बढ़ती जा रही हैं। इन पर प्रधानमंत्री की कोई भी नई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिससे कि इन पर रोक लगाई जा सके, इनको कम किया जा सके। आज के प्रधानमंत्री अपने अलग ही अंदाज में लगे हुए हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि किस तरीके से भारत देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर से जनता का विश्वास हटते ही जा रहा है। क्योंकि जहां देखो, जहां अत्याचार हो रहा है और फिर पुलिस प्रशासन भी उसमें लापरवाही करता है, जहां देखिए जहां लापरवाही करता है और जहां तक अपराधियों को बचाने की भी कोशिश करता है, इस तरीके की भी घटनाएं सामने आती है। और यहाँ तक की घटनाएं यहाँ तक भी आती हैं कि पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए और उनको मतलब बहलाया फुसलाया जाता है, यहाँ तक की घटनाएं सामने आती हैं। क्या पुलिस प्रशासन अगर इसी तरीके से काम करेगा तो जो लोगों का विश्वास है वो बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार बांग्लादेश की सरकार कर रही थी, उन पर बार बार अपनी मनमानी थोप रही थी, तो इस प्रकार अगर जब जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा तो देश में एक गृह युद्ध जैसी व्यवस्था फैल जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी घातक व्यवस्था है जिससे कि देश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें अलग से कानून व्यवस्थाएं बनानी चाहिए और कानून व्यवस्था को इस तरीके से मजबूत करना चाहिए कि जिससे कि लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे। अगर ऐसे अधिकारी जो जनता का सपोर्ट नहीं करते हैं, जो पीड़ित का सपोर्ट नहीं करते हैं, उन अधिकारियों को तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए सरकार को। लेकिन नहीं, कई जगह पे तो देखने को मिलता है कि जो पीड़ित परिवार को, जो
अधिकारी परेशान करता है उसका प्रमोशन तक कर दिया जाता है। इस तरीके की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। घटनाएं दलितों पर अत्याचार की मिलती हैं, तो उनमें भी किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार होते हैं उसकी भी घटनाएं बहुत हद तक मिलती हैं। आज देश की जो हालत है, जो कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि जिन घटनाओं को देख करके अगर अंदाजा लगाया जाए तो जो 75 साल का जो समय निकला है उससे अच्छी व्यवस्थाएं अभी भी नहीं है, क्योंकि हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें देश को आगे की तरफ ले जाना है। तो इन चीजों में तो सुधार होना चाहिए था, लेकिन जबकि ये चीज ज्यादा बढ़ रही है और देश में, और अगर ये चीजें ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा देश को, और जनता में एक आक्रोश की लहर दौड़ेगी। और जनता जिस दिन अगर अपनी पे आ गई और कानून व्यवस्था से उसका मतलब विश्वास हट गया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकार को। बहुत सारी घटनाएं हमारे पास भी आती हैं, हम देखते हैं, उन पे कार्रवाई भी करवाते हैं, लेकिन सरकार का जो मतलब नजरिया है, कानून व्यवस्था है जो जिस प्रकार से ढीली चल रही है, उनको देख करके तो कानून व्यवस्था से भरोसा सा उठ जाता है। लेकिन हमारा तो संघर्ष करना कर्तव्य सा बन गया है, जीवन में उतर गया है कि संघर्ष तो करना ही है। मैं एक बात स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति दलित है तो उसका तो जीवन ही संघर्ष है, ये मान लो। क्योंकि जो दलित व्यक्ति है, जो किस तरीके से पीड़ित रहता है पूरे जीवन भर, जो उत्पीड़न वो सहता है पूरे जीवन भर, और तुम तो शहरों की बात करते हो, गांवों में तो हद से ज्यादा आज भी जो उत्पीड़न होता है वो बहुत ही हद तक है। कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य सरकार तक या केंद्र सरकार तक या धरना प्रदर्शनों के द्वारा उठाया जाता है। बाकी 40 से 50% मामले तो, और भी ज्यादा मामले तो ऐसे हैं जो गांवों में ही दबा दिए जाते हैं प्रेशर के द्वारा, सरकार के। व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हमें एक कानून व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए वो मजबूत, और जो कानून व्यवस्था स्थापित चलनी चाहिए वो कानून व्यवस्था बरकरार नहीं चल पा रही है सही से। तो हमारा तो देखो, संघर्ष हम करेंगे, जहां पर भी जिस भी व्यक्ति पर अत्याचार होंगे उनके लिए हम तो लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भीम आर्मी पहले भी तैयार थी हर संघर्ष के लिए, और आज भी तैयार है, और आगे भी भविष्य में तैयार रहेगी। भीम आर्मी का संघर्ष आपने आगे भी देखा है किस तरीके से जमीनी स्तर से उन्होंने काम किया है। और उनके लिए मैं एक शायरी भी कहना चाहूंगा कि शहरों के परिंदे आसमान, शहरों के परिंदे जमीन को क्या नापेंगे, कि शहरों के परिंदे जमीन को क्या नापेंगे, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया वो हमारे संघर्ष को क्या जानेंगे। जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया वो हमारे संघर्ष को क्या जानेंगे। तो जो व्यक्ति हमारे लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, गलत तरीके से न्यूज चलाते हैं, गलत तरीके से उन पे अलग ही वो बनाते हैं। मैंने देखा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में किस तरीके से गलत न्यूजें फैलाई जाती हैं, इतनी गलत कि उनको मतलब अदर ही अदर बता दिया जाता है। बाकी बाद में कोई प्रूफ ना हो, कोई भी सबूत ना हो उनके पास, फिर भी उन न्यूजों को चला दिया जाता है, लोगों को बस भड़काने के लिए, लोगों को बस एक गलत फहमी डालने के लिए, भैया के लिए। लेकिन जनता में उनका विश्वास बहुत ही अच्छा है, जनता समझदार है, और उनके संघर्ष को जनता जानती है, बारीकी से उन्होंने जनता ने संघर्ष देखा है भाई का, इसीलिए। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं जयपुर शहर बीएएसएफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का जिला अध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते मैं अपने टीम का गठन करने जा रहा हूँ जयपुर शहर के अंदर। तो आप तमाम साथियों के जितने भी कॉन्टेक्ट जयपुर शहर के अंदर हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं विद्यार्थी या फिर जयपुर में रहते हैं, उनके मेरे व्हाट्सएप नंबर
63750066 पर कांटेक्ट करवाएं। हम उन्हें सहज जिम्मेदारी देंगे जयपुर शहर की, और हम एक टीम का गठन करवा के भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा उनकी एक मीटिंग करवाएंगे, जिससे कि जयपुर के अंदर हमारी स्टूडेंट विंग की कितनी मजबूती हो सकती है उसको हम एक प्रदर्शन के द्वारा दिखाएंगे। तो जितने भी साथी यहाँ मुझे सुने वो जाकर के मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें और अपने साथियों को जो कि जयपुर में रह रहे हो उनको भी बताएं, और उनको मेरी लाइव जो आ रही है, जितने भी साथी देख रहे हैं वो उसमें मैंने अपना नंबर दिया है और मैं कांटेक्ट उसमें नंबर डाल भी दूंगा। तो जितने भी साथी मेरे जयपुर में रह रहे हैं या फिर जितने भी साथियों के दोस्त या भाई बंद कोई भी जयपुर में रह रहा है उनके कांटेक्ट मेरे से करवाएं, मैं उनको सह जिम्मेदारी निभाऊंगा और जिम्मेदारी दे करके हम एक मजबूती से काम करेंगे जयपुर के अंदर। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आप एक मजबूती से भाई चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्षित रह करके संघर्ष करें, और 11 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी दिल्ली रामलीला मैदान में दिखा दें अपनी ताकत। भोपाल का नजारा जो आपने देखा होगा उससे कहीं ज्यादा गुना दिल्ली का नजारा होना चाहिए। एक वो माहौल होना चाहिए जिसमें लगना चाहिए कि हाँ दिल्ली दूर नहीं है, हम दलित हैं, हम कमजोर नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, नमस्कार।